गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। एंड तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे लिटरेरी टर्म्स के बारे में, लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स को हम लोग पढ़ रहे थे। एंड मैंने काफ़ी आपको लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स बता दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को वॉच नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर से वॉच करें, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। और जितनी भी वीडियोज़ आप देखते हैं उनको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ लिटरेरी टर्म्स रह गए थे और लिटरेरी टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीजीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें लिटरेरी टर्म्स पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे राइटर्स को तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि ये राइटर्स इसमें है, लेकिन लिटरेरी टर्म्स तो हर एग्जाम में, मतलब हर लिटरेचर के एग्जाम्स में लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स से क्वेश्चंस पुट अप होते ही होते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लिटरेचर पढ़ना आपको अच्छा लगता है, आपको दूसरों को भी टीच करना अच्छा लगता है, आपको नॉलेज चाहिए, तो आप मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। मेरी वीडियो बहुत लेंथी नहीं होती है फ्रेंड्स, बहुत ही छोटी वीडियो होती है एंड आप देख सकते हैं कि कंटेंट उसमें अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो आज का जो हमारा लिटरेरी टर्म है, हम लोगों ने बी तक कर लिया था। ठीक है, बी ए तक हो गया था। ए और बी से जो मतलब आपके टर्म्स हैं, ऐसे ही मैंने बताया था आपको कि हमें जेड तक जाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने ए और बी तक कर लिया था। आज हम सी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज़ कैकोफोनी इज़ द लिटरेरी टर्म्स। ओके, चलिए देख लेते हैं इसको। व्हाट इज़ कैकोफोनी फ्रेंड्स? एक सेकेंड। हाँ, व्हाट इज़ कैकोफोनी? कैकोफोनी क्या होता है? ओके, that produce harsh and unpleasant sound. The term refers to the use of words with a sharp, harsh, hissing sound and unmelodious sound. देखिए, जो आपका कैकोफोनी होता है, ठीक है, वो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इस टाइप के साउंड मिलते हैं जो अनप्लीजेंट से हैं, जो सुनने में स्वीट नहीं लग रहे हैं, हार्श लग रहे हैं, हिसिंग साउंड है, अनमेलोडियस से आपको लग रहे हैं, तो वहाँ पे वी कैन से दैट कि वहाँ पे कैकोफोनी लिटरेरी टर्म है। उसको हम कैकोफोनी कहते हैं कि ये कैकोफोनी है ना। जो साउंड आ रहा है वो बढ़िया नहीं निकल के आ रहा है ना, मेलोडियस साउंड नहीं है, स्वीट साउंड नहीं है, हार्श है, अनप्लीजेंट साउंड है, प्लीजेंट नहीं है। ओके, तो हम उससे कहते हैं कैकोफोनी। ठीक है, देखिए कितने कितने मतलब की चीज़ है आपकी। क्या पढ़ना है कि जो हार्श साउंड होती है, बस इतना ही तो समझना है भाई। हर टर्म के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, इस टर्म में ये है, इस टर्म में ये है। ओके, तो ऐसे आपके सारे टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड मैंने फ्रेंड्स इससे पहले भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाया है। आप ज़रूर से देखिएगा उन वीडियोज़ को, क्योंकि बहुत ही लंबा वो वीडियो नहीं है, बहुत लेंथी वीडियो नहीं है और अच्छे खासे उसमें लिटरेरी टर्म्स हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एंड मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आप अगर उनको पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में लिटरेरी टर्म का क्वेश्चन गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि जितना उसके बारे में पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया है विद एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये कैकोफोनी होता है, सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। ओके, हम इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, एज शी वॉकड थ्रू द बिजी सिटी सेंटर। तो बिजी सिटी, ये आपको कुछ अजीब नहीं साउंड कर रहा है? बिजी सिटी है ना, एकदम हिसिंग साउंड सा लग रहा है, एकदम से मिला मिला सा लग रहा है, इसको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक ही वर्ड हम लोग बोल रहे हैं लेकिन ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। ओके, तो यही कैकोफोनी होता है। द पार्ट बिजी सिटी इज़ कैकोफोनी। ओके, तो ये जो पार्ट है बिजी सिटी का, इट इज़ कॉल्ड कैकोफोनी। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यूफोनी। ठीक है, यूफोनी को मैंने इसलिए बता दिया है, वैसे ई वाले अभी स्टार्ट नहीं हुए, क्योंकि कैकोफोनी यूफोनी को साथ में कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यूफोनी इज़ अपोजिट टू कैकोफोनी। जो यूफोनी होता है ना, वो कैकोफोनी का अपोजिट होता है।
जैसे कैकोफोनी में हार्श साउंड होता है, अनप्लीजेंट साउंड होता है, शार्प साउंड होता है, अनमेलोडियस साउंड होता है, हिसिंग साउंड होता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बढ़िया नहीं लगता है, एकदम से ऐसा लगता है कि वर्ड को सेपरेट कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। ठीक है, तो वो कैकोफोनी होता है। लेकिन जहाँ पर आपको जस्ट अपोजिट टू कैकोफोनी, जहाँ पर आपको प्लीजेंट साउंड दिखाई दे, हारमोनियस साउंड दिखाई दे, संगीत में हारमोनियस को हम कहते हैं, लयबद्ध एकदम ताल से ताल मिला हुआ साउंड है ना, कि बोलने में ही ऐसा लग रहा है कि ये सारे वर्ड्स एक सेंटेंस को बिल्कुल फिट कर रहे हैं, मतलब सेंटेंस में बिल्कुल फिट हो रहे हैं, है ना। मेरी एक फ्रेंड थी, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो उसका ऐसा नाम था, मैं उसका नाम नहीं लूँगी अभी, तो उसका ऐसा नाम था कि उसका नाम उसकी कास्ट से बिल्कुल मैच होता था, बिल्कुल मैच होता था, ठीक है। तो यही होता है कि जहाँ पे आपको लगे कि ये सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल भी हिसिंग साउंड नहीं दे रहे हैं, वो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लग रहे हैं, सारे वर्ड के साउंड एकदम से परफेक्टली बिल्कुल कह सकते हैं कि जुड़े हुए हैं, एंगेज हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जहाँ पे प्लीजेंट साउंड होता है, जहाँ पे हारमोनियस साउंड होता है, जहाँ पे स्वीट साउंड होता है, दैट इज़ कॉल्ड यूफोनी। अब यहाँ पे लिखा है कि IMNRY, ये कंसिडर्ड करे जाते हैं यूफोनियस, ओके। मतलब कि अगर I है, M है, N है, तो इनको यूफोनियस माना जाता है कि इनसे जो साउंड होगा वो प्लीजेंट होगा, ठीक है। इनसे जो साउंड होगा या इनसे कोई वर्ड होगा तो सुनने में प्लीजेंट होगा, हारमोनियस होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा, जब एक्सप्लेनेशन बार बार सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे तो इतना टफ है ही नहीं, और मैं समझा इतने अच्छे से रही हूँ, मैं एक्सप्लेन इतने अच्छे से कर रही हूँ कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। और फिर भी नहीं आ रहा है तो आप एक दो बार और देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात यूफोनी की हो गई है, एक सेकेंड, यस, यूफोनी की यहाँ पर बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सिजूरा के बारे में। सिजूरा आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। सिजूरा क्या होता है? इट इज़ अ पॉज एंड ब्रेक इन द लाइन ऑफ पोइट्री। सिजूरा कैन बी मीडियल। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते एकदम बहुत ही मेरी स्पीड बढ़ जाती है ना, स्पीड मेरी तेज़ हो जाती है। चलो मैं आराम से बोलती हूँ, वो पता नहीं मेरी आवाज़ ही ऐसी कुछ है, एकदम बोलते बोलते एकदम से स्पीड पकड़ लेती है, ओके। तो इट इज़ अ पॉज एंड ब्रेक इन द लाइन ऑफ पोइट्री। सिजूरा क्या होता है? अगर किसी भी सेंटेंस में आपको पॉज दिखाई दे रहा है, आपको ब्रेक दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर लाइन ब्रेक हो रही है, टूट रही है, इन द लाइन ऑफ पोइट्री, पोइट्री की लाइन में, तो वो क्या होता है? उसको सिजूरा कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि पॉज एंड ब्रेक क्या होता है लाइन में, तो वो सिजूरा होता है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि सिजूरा कैन बी मीडियल, बीच में भी हो सकता है, इनिशियल एट द बिगनिंग हो सकता है, एट द स्टार्टिंग हो सकता है, एंड टर्मिनल ऑल्सो। और क्या हो सकता है? टर्मिनल का मीन्स होता है एंड में, लास्ट में भी हमें सिजूरा देखने को मिल सकता है इन द लाइन ऑफ पोइट्री। सिजूरा इज ऑफ टू टाइप्स, इसके दो तरह का होता है, दो इसके टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फेमिनाइन सिजूरा एंड द सेकेंड वन इज़ मैस्कुलाइन सिजूरा। व्हाट इज़ फेमिनाइन सिजूरा? तो इन द फेमिनाइन सिजूरा हमें देखने को मिलेगा जैसे कि नॉन स्ट्रेस्ड सिलेबल, ओके, जहाँ पे नॉन स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है, ठीक है। आफ्टर द सिजूरा हमें देखने को मिलता है आफ्टर द नॉन स्ट्रेस्ड, आफ्टर द अनस्ट्रेस्ड, अनएक्सेंटेड जो होता है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे नॉन स्ट्रेस्ड है, जहाँ पे अनस्ट्रेस्ड है, वो फेमिनाइन सिजूरा है। एंड मैस्कुलाइन सिजूरा हमको दिखाई देगा आफ्टर द एक्सेंटेड सिलेबल, आफ्टर द स्ट्रेस्ड सिलेबल, ओके। ये ध्यान रखेंगे हम कि जहाँ पर आपको स्ट्रेस्ड की बात हो रही है वहाँ पे मैस्कुलाइन है, और जहाँ नॉन स्ट्रेस्ड की बात हो रही है वो फेमिनाइन है। इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैंटो। व्हाट इज कैंटो फ्रेंड्स? इट कंसिस्ट ऑफ 5 or more lines such as a stanza। अब जैसे कि किसी में 5 या 5 से ज़्यादा लाइन्स हैं, वो एक स्टैंजा है, ठीक है। जैसे कि 5, 6, 7 मतलब 5 और मोर लाइन्स लिखा है इसमें, तो वो लाइन्स हैं, वो एक स्टैंजा, तो हम उसे कहेंगे कि दैट इज़ कैंटो।
विच कुड बी अ कैंटो, तो वो हम कैंटो बोलेंगे इसको। समझ में आ गया? 5 or more lines consist such as a stanza which could be a canto. The word canto originates from Latin word cantus। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैंटो की ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है, ओरिजिनेशन भी पूछ सकता है आपसे। तो ओरिजिनेशन इसकी हुई है लैटिन वर्ड कैंटस से, जिसका मीन्स होता है सॉन्ग। आगे लिखा है कि एडमंड स्पेंसर इज़ द फर्स्ट पोएट द फेरी क्वीन। अच्छा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, कोई बात नहीं। एडमंड स्पेंसर फर्स्ट पोएट थे जिन्होंने कैंटो को यूज़ करा। जिन्होंने किसको यूज़ करा? जिन्होंने कैंटो को यूज़ करा फ्रेंड्स। एंड किस में यूज़ करा? तो इनका वर्क जो है द फेरी क्वीन को आपको ध्यान रखना है। और फेरी क्वीन क्या है? एक एलिगरी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, एक स्पिरिचुअल एलिगरी है फेरी क्वीन, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड इसमें बुक्स कितनी हैं? इसमें 6 बुक्स हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। कार्पेडियम क्या होता है? कार्पेडियम, ठीक है, कार्पेडियम आपने सुना होगा फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्पेडियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एंड इसमें जो इसका मीन्स है ना वो ज़्यादा पूछते हैं, सीज द डे। देखिए ये भी एक लैटिन फ्रेज होता है, जैसे कैंटस भी एक लैटिन वर्ड कैंटस से निकल कर के आया है, वैसे कार्पेडियम क्या होता है? एक लैटिन फ्रेज होता है जिसका मीन्स होता है सीज द डे। क्या होता है? सीज द डे, ध्यान रखिएगा। इन विच द स्पीकर, 2 बार द आ गया, 1 बार कट कर देंगे। इन विच द स्पीकर एम्फेसाइजेज दैट लाइफ इज़ टू शॉर्ट, कि लाइफ क्या है? बहुत छोटी है, टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा, टाइम जैसे कि निकल रहा है, हमारा टाइम सब ज़ाया हो रहा है, भाग रहा है टाइम, तो इन्जॉय द डे। तो ये जो डे है ना, जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय करो। यही कार्पेडियम होता है कि फ्यूचर और पास्ट को छोड़ करके प्रेजेंट को एंजॉय करो, प्रेजेंट को देखो, प्रेजेंट में प्लेजर कैसे गेन कर सकते हैं उस पर फोकस करना ही कार्पेडियम का मीन होता है। सीज द डे, इस दिन को जी लो, सीज द डे, इस दिन को जी लो। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है वैसे ये, है ना, कि प्रेजेंट में ही हम लोग को जीना चाहिए। फ्यूचर की थोड़ी बहुत प्लानिंग करना अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर के बारे में ऑल टाइम सोचते रहना प्रेजेंट को ख़राब कर देता है बिल्कुल। ओके, तो सीज द डे यानी कि इंजॉय द डे, इस दिन को इंजॉय करने की बात हो रही है। ओके, तो सीज द डे, टाइम इज़ फ्लीटिंग, लाइफ इज़ टू शॉर्ट। ओके, मेक द मोस्ट प्रेजेंट प्लेजर। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, कार्पेडियम की बात हो चुकी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, ये एक पोएम है एंड्रयू मार्वेल की, जो कि एक कार्पेडियम पोएम है, कार्पेडियम पोएम है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। ठीक है, अच्छा, एक कार्पेडियम पोएम विलियम डेवेनेंट की भी है। ठीक है, विलियम डेवेनेंट की है, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि विलियम डेवेनेंट ने भी एक कार्पेडियम पोएम लिखी है। ठीक है, विलियम डेवेनेंट ने भी एक कार्पेडियम पोएम लिखी है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी पोएम लिखी है इन्होंने। ओके, फिलहाल हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटास्ट्रॉफे के बारे में। कैटास्ट्रॉफे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो हम लोग ट्रेजेडी पढ़ते हैं उसमें कैटास्ट्रॉफे आपने पढ़ा होगा। देखिए मान लीजिए कोई प्ले है, 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, 2 टर्म होते हैं, एक होता है आपका डेनाउमेंट। ठीक है, एक होता है आपका डेनाउमेंट और एक होता है आपका कैटास्ट्रॉफे। ठीक है, तो डेनाउमेंट क्या होता है पता है? डेनाउमेंट होता है जैसे कि जो प्ले चल रहा है, ठीक है, उसमें आपको वो तो टर्म पता होंगे, रिजोल्यूशन होता है, क्लाइमेक्स होता है, ठीक, एक्शन होता है, इस तरीके से जो प्ले होता है वो इसको कवर अप करता है, इन सारी चीज़ों को। लास्ट में क्लाइमेक्स के बाद में या तो एंडिंग होती है कॉमेडी पे, या तो एंडिंग होती है ट्रेजेडी में, या तो कॉमिक एंडिंग होगी या फिर ट्रेजिक एंडिंग होगी। तो जो कॉमिक एंडिंग होती है वो डेनाउमेंट होता है, और जो ट्रेजिक एंडिंग होती है उसी को हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफे। टर्निंग डाउनवर्ड मतलब कि नीचे की तरफ गिर जाना, डाउनवर्ड हो जाना, है ना। ट्रेजेडी में क्या होता है? डाउनवर्ड हो जाता है, इंसान डाउन पड़ जाता है। ठीक है, ऐसे करके लिंक करके याद कर सकते हैं। कैटास्ट्रॉफे इज़ द एंड ऑफ द ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी का एंड होता है, उसको हम कैटास्ट्रॉफे कहते हैं। आफ्टर द क्लाइमेक्स, और क्लाइमेक्स के बाद ये चीज़ें होती हैं। जब क्लाइमेक्स हो जाता है उसके बाद जब देखते हैं, जब प्ले की एंडिंग होने वाली होती है कुछ टाइम के बाद में, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि या तो प्ले ट्रेजिक एंड हो रहा है या फिर वो कॉमिक एंड हो रहा है। अगर वो कॉमिक एंड है तो डेनाउमेंट हो जाएगा, याद रखिएगा,
और अगर वो ट्रेजिक एंड हो रहा है, ट्रेजिडी बन रहा है, ठीक है, तो वो कैटास्ट्रॉफी हो जाएगा। डू रिमेंबर गाइज, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कैथारसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ कैथारसिस? कैथारसिस क्या होता है? तो कैथारसिस में अगर आपको एग्ज़ाम में आंसर में आपको लिखा दिखाई दे परगेशन ऑफ इमोशन थ्रू पिटी एंड फियर, ये लाइन एग्जैक्ट आ जाती है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं भी आ सकती है। एग्ज़ाम का जो लेवल चल रहा है नहीं भी आ सकती है एग्जैक्ट, तो मैंने लिखवा दिया परगेशन ऑफ इमोशन थ्रू पिटी एंड फियर, दैट इज़ कॉल्ड कैथारसिस। मीन्स ये होता है कि जब पिटी और फियर जो इमोशंस आपके होते हैं उनका परगेशन हो जाता है, उनकी क्लींजिंग हो जाती है, उनका सफाया हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कैथारसिस। ओके, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है। इट इज़ यूज्ड फॉर द क्लींजिंग ऑफ इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर। तो ये यूज़ होता है क्लींजिंग ऑफ इमोशंस, कैरेक्टर्स के इमोशंस क्या हो जाते हैं वहाँ पे क्लींजिंग हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे यूज़ होता है। इमोशनल डिस्चार्ज हो जाता है ऑफ दी इमोशनल डिस्चार्ज फ्रॉम एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, जहाँ पे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पिटी, फियर से एकदम से क्या हो जाता है, इमोशनली डिस्चार्ज हो जाता है, क्लींजिंग हो जाता है। वो जो होता है आपका सिचुएशन, उसे हम बोलते हैं कैथारसिस। समझ में आया? ओके, आगे चलें। चलिए इसके बाद आपका है, थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं, कैवेलियर पोएट्स, ठीक है। हाँ, तो कैवेलियर पोएट्स को देख लेते हैं, ठीक है। कैवेलियर पोएट्स भी आपने जहाँ तक है पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैवेलियर पोएट्स जो होते हैं ना, वो 17th सेंचुरी इंग्लिश रॉयलिस्ट पोएट्स थे, ठीक है। 17th सेंचुरी इंग्लिश रॉयलिस्ट पोएट्स का ग्रुप कॉल्ड सन्स ऑफ बेन, जिन्हें सन्स ऑफ बेन भी कहा जाता था। और सन्स ऑफ बेन इनको इसलिए बोलते थे फ्रेंड्स, क्योंकि बेन जॉनसन को इन्होंने काफ़ी एडमायर किया था, उनके फॉलोअर्स थे, उनको फॉलो करते थे, उनके वर्क्स को इन्होंने काफ़ी हद तक क्या किया था, एडमायर किया था, अप्रिशिएट किया था, काफ़ी पसंद करते थे ये बेन जॉनसन को। ओके, बेन जॉनसन एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, 16th-17th सेंचुरी की बात है। और ये भी आपके कैवेलियर पोएट 17th सेंचुरी के ही हैं। इंग्लिश रॉयलिस्ट पोएट्स का ग्रुप था, ठीक है, जिनको हम सन्स ऑफ बेन कहते थे। दे सपोर्ट किंग चार्ल्स फर्स्ट, इन्होंने किंग चार्ल्स फर्स्ट को भी सपोर्ट किया था, याद रखना। इसमें नोटेबल ऑथर्स कौन है? रिचर्ड लवलेस हैं, जॉन सकलिंग हैं, रॉबर्ट हैरिक हैं, टॉमस करू हैं। ये चारों आपके कैवेलियर पोएट्स में आते हैं, ठीक है। ज़रा मुझे बताइएगा कि मेटाफिजिकल पोएट्स में कौन कौन से पोएट्स आते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, क्योंकि जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैंने कवर अप किया था तो उसमें कैवेलियर पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स मैंने बताया था आपको, उसमें कौन कौन से राइटर्स आते हैं। ज़रा कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। ओके, कमेंट्स करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, अच्छा कौन कौन से थे, आपका दिमाग दौड़ेगा, दिमाग पे जोर डालेंगे, ठीक है, ये लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा, वहीं पे आपको दोबारा याद भी नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। कमेंट्स कर दीजिए, टाइप कर दीजिए, लिख दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरिकेचर के बारे में। कैरिकेचर क्या होता है? कैरिकेचर का मीन्स ही होता है कार्टून। ओके, कैरिकेचर का मीन्स होता है कार्टून। अगर हम हिंदी की बात करें तो ये क्या है, एक वर्बल डिस्क्रिप्शन है, एग्जरेटेड और डिस्टॉर्टेड फॉर कॉमिक इफेक्ट। कैरिकेचर का यूज़ हम कॉमिक इफेक्ट के लिए करते हैं, जैसे कार्टून हम लोग देखते हैं तो उसमें कॉमेडी होती है ना, वो सीरियस थोड़ा होता है, वो एक कॉमेडी होती है। तो कॉमिक इफेक्ट के लिए हम कैरिकेचर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कैरिकेचर का मेन ही कार्टून होता है, तो जब कार्टून है तो कॉमिक इफेक्ट ही देगा, ये तो जाहिर सी बात है, क्लियर है। अब ये एग्जैजरेटेड और डिस्टॉर्टेड का क्या मतलब है? जैसे कि आप कार्टून देखते हैं, उसमें अगर देखते हैं किसी का जो जैसे कि किसी के हाथ हैं, पैर हैं, तो वो बिल्कुल छोटे से बना देते हैं, किसी का फेस है तो बिल्कुल ही बड़ा कर दिया, मतलब वो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर उनका सेम नहीं होता है, वही तो कार्टून होता है ना, उसी को हम लोग कैरिकेचर कहते हैं। तभी तो हंसी आती है। मान लीजिए किसी के होठ बड़े हैं तो उसको और बड़ा करके दिखा दे कि इनके तो होठ बड़े हैं, तो वो होठ और बड़ा और एग्जैजरेट कर दिया, है ना, ताकि कॉमिक इफेक्ट आए, है ना, ताकि कॉमिक इफेक्ट आए। तो वही होता है एग्जैजरेट करना। ओके,
वही आपका कैरिकेचर होता है कि किसी के बॉडी का जो जैसे आँखें हैं, हाथ है, लिप्स हैं, ये पूरा जो फेस होता है उसको बड़ा कर दिया, उसको बहुत छोटा कर दिया, या नीचे का बहुत हिस्सा पतला कर दिया, ऊपर का बहुत ही बड़ा सा कर दिया, है ना। तो इस तरीके से वो कैरिकेचर होता है, तो वो कॉमिक इफ़ेक्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। बस ये लास्ट है फ्रेंड्स, केल्टिक रिवाइवल। ओके, तो केल्टिक रिवाइवल वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स एंड ट्रेंड्स इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। ये आपका जो केल्टिक रिवाइवल आया है वो 19th-20 सेंचुरी की बात हो रही है। दैट सॉ अ रेन्यूड इंटरेस्ट। रेन्यूड का मीन्स होता है नवीनीकरण करना, नए सिरे से कोई चीज़ देखना शुरू करना। ठीक है, इंटरेस्ट इन आस्पेक्ट ऑफ जो केल्टिक रिवाइवल, जो केल्टिक कल्चर था। मैंने आपको एक शॉर्ट्स में अभी थिएटर के बारे में बताया था, तो अभी थिएटर भी इसी से रिलेट करता है। अभी थिएटर में केल्टिक आयरिश कल्चर, केल्टिक कल्चर, इसी से वो रिलेट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केल्टिक कल्चर को एक नवीनीकरण देना, रेन्यूड करना। ठीक है, उसको एक नए सिरे से देखना। और इसमें नोटेबल ऑथर कौन है? डब्ल्यू बी येट्स, ये तो बिल्कुल हेड है। डब्ल्यू बी येट्स है, लेडी ग्रेगरी तो बिल्कुल हेड है, हेडेड बाय, ठीक है, हेडेड बाय डब्ल्यू बी येट्स एंड लेडी ग्रेगरी। और बाकी इसमें ए ई रसेल हैं, एडवर्ड मार्टिन हैं एंड एडवर्ड प्लंकेट हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इतने ही आज के लिटरेरी टर्म्स थे। आई थिंक 10 लिटरेरी टर्म्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, बस ये लास्ट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स। ओके, एंड जो भी लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहा है, आपको पता है कि तो उसको आप लोग ज़रूर से सेंड करें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर लिटरेरी टर्म्स के साथ में, मूवमेंट्स के साथ में। मैंने बताया था अभी जेड तक हम लोगों को जाना है और अभी तो सी ही चल रहा है फ्रेंड्स, और अभी सी में ही काफ़ी सारे लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो अभी लेफ्ट हैं। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।